go to the moon. 1202 alarm. Saturn V5. टेस्टिंग ऑफ लूनार मॉड्यूल अपोलो 1 के नाम से। The Eagle has landed. Roger. अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू फन एक्स नॉलेज। मैं हूं फरहान अली और मेरे साथ हैं अमार खालिद। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मिशन अपोलो 11 का पार्ट 2। जैसा कि पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा कि कैसे जमीन से चांद तक का सफर तय किया गया, और अब इस वीडियो में आप देखेंगे कि जमीन से चांद तक पहुंचने के बाद चांद पर क्या हुआ और फिर वापस कैसे आए। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल फन एक्स नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो आइए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। 8:16 पर लैंडिंग से पहले जब बस ऑल्टर्नेट फ्यूल इंडिकेटर चेक करते हैं तो पता चलता है कि सिर्फ 5% फ्यूल बचा है। मिशन कंट्रोल को जब इस बात की इत्तला दी जाती है तो उनकी तरफ से काउंटडाउन इनिशिएट की जाती है कि जो बताएगी कि इस मिशन को प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। सिर्फ 30 सेकंड पहले नील आर्मस्ट्रांग की तरफ से एक रेडियो मैसेज आता है कि द ईगल हैज लैंडेड ऑन मून। Tranquility Base here. The Eagle has landed. तब नील आर्मस्ट्रांग चांद पर अपना पहला कदम रखते हैं। इस सीन को 650 मिलियन लोग लाइव टेलीविजन पर देख रहे होते हैं। तब नील आर्मस्ट्रांग ये रिमार्केबल वर्ड्स कहते हैं कि द वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। One small step for man. One giant leap for mankind. अब चांद पर वो अपने कुछ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स भी साथ लेकर जाते हैं, जिनमें एक टेलीविजन कैम है जो कि मून से अर्थ तक सिग्नल ट्रांसमिट करेगा। उसके बाद एक सोलर विंड में ये डिवाइस है जो कि सोलर रेज की इंटेंसिटी को मेजर करेगा। उसके बाद एक लेजर बीम है जो कि अर्थ से मून तक का एग्जैक्ट डिस्टेंस फाइंड करने में मदद करेगा, और एक पैसिव साइज्मोमीटर है जो कि मून क्वेक्स को मेजर करेगा। चांद की सरफेस से वो लोग 23 किलो मिट्टी और पत्थर के सैंपल्स उठाते हैं। वहां पर वो एक अमेरिकन फ्लैग लगाते हैं और एक प्लेट भी लगाते हैं जिस पे लिखा होता है कि हियर मैन फ्रॉम द प्लैनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून इन जुलाई 1969 AD। वी केम इन पीस फॉर ऑल मैनकाइंड। अब ल्यूनर मॉड्यूल ने मून की सरफेस पे 21 घंटे का स्टे करने के बाद वापस आना था और CSM से अटैच होना था, लेकिन इसके लिए उन्हें प्रोपल्जन की जरूरत थी, और प्रोपल्जन आनी थी इंजन से, और इंजन स्टार्ट होना था स्विच से, और वो स्विच पहले ही टूट चुका है। लेकिन ये दोनों इस बात से बेखबर हैं। जब वापस आकर वो देखते हैं कि स्विच टूट चुका है तो वो मिशन कंट्रोल को अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताते हैं और उनसे सोल्यूशन पूछते हैं। तो फाइनली एक सोल्यूशन उन्हें मिलता है कि स्विच का काम होता है बेसिकली सर्किट को कंप्लीट करना, और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए अब उन्हें किसी और कंडक्टर की जरूरत थी। तो फाइनली वो अपने बॉल पेन को यूज करते हुए उस सर्किट को कंप्लीट करते हैं और मून से टेक ऑफ करके वापस CSM से अटैच हो जाते हैं। अब वो अपने स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की तरफ मोड़ते हैं। होना कुछ यूं था कि वापसी पे कमांड मॉड्यूल ने और सर्विस मॉड्यूल ने अलग हो जाना था, और सर्विस मॉड्यूल ने डिस्ट्रॉय हो जाना था, और कमांड मॉड्यूल ने तीनों एस्ट्रोनॉट्स के साथ जमीन पर लैंड करना था। अब डर ये था कि डिस्ट्रॉय होने के बाद सर्विस मॉड्यूल की जो डेब्रिस हैं वो दोबारा कमांड मॉड्यूल से टकरा ना जाए और किसी किस्म का नुकसान ना पहुंचा दें। इसलिए उसे कमांड मॉड्यूल से दूर ले जाने के लिए उसमें थ्रस्टर्स इंस्टॉल किए गए थे, लेकिन पता चलता है कि थ्रस्टर्स भी काम नहीं कर रहे। बट लकीली वो बच जाते हैं और सेफली अर्थ पर लैंड करते हैं। समुद्र में वो लैंड करते हैं और फिर उन्हें रेस्क्यू भी कर लिया जाता है। ये मिशन इतना रिस्की था कि इसके लिए यूएस प्रेसिडेंट निक्सन ने एक अल्टरनेट स्पीच भी तैयार कर रखी थी कि इन केस अगर उन एस्ट्रोनॉट्स को कुछ हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को अभी भी लगता था कि इंसान के चांद पर जाने वाली बात बिल्कुल फेक है। इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं। अमेरिका ने महज सोवियत को नीचा दिखाने के लिए अर्थ पर ही इस सीन को शूट किया है। इस तरह की बहुत सी फेक थ्योरीज को कई बार डिबंक किया जा चुका है। आप खुद ही सोचें कि अगर ये फेक होता तो क्या सोवियत यूनियन कभी इसे तस्लीम करता? ग्रेट सोवियत एनसाइक्लोपीडिया में, जो कि पब्लिश हुई 1970 से 1979 के दरमियान, उसके 3rd एडिशन में मून लैंडिंग को स्पेस एज का 3rd फैक्चुअल इवेंट करार दिया गया है। एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी है कि वो जो झंडा चांद पर लहरा रहा है फिर वो कैसे लहरा रहा है। अच्छा, इसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि जो झंडा नील आर्मस्ट्रांग और बज़ ऑल्ड्रिन लेकर गए थे वो एक बड़े खास तरीके से डिजाइन किया गया था। आमतौर पर जो झंडा होता है उसमें एक ही वर्टिकल रॉड होती है, लेकिन उस झंडे में एक हॉरिजॉन्टल रॉड भी ऐड की गई थी। अब इस मिशन में हॉरिजॉन्टल रॉड को एक्सटेंड करने में थोड़ी मुश्किल पेश आ रही थी, जिसकी वजह से जो झंडा था उसमें वेव्स आ गई और झंडा लहराता हुआ नजर आया। आमतौर पर उन्हीं वीडियोस में झंडा लहराता हुआ नजर आ रहा है जिसमें एस्ट्रोनॉट्स खुद पकड़कर इसे हिला रहे हैं। इसकी एक वजह यह भी है कि उस झंडे में एल्यूमिनियम रॉड्स का इस्तेमाल किया गया था, और एल्यूमिनियम रॉड्स वहां पे स्प्रिंग की तरह बिहेव कर रही थी, जिससे झंडा कुछ देर हिलता और फिर स्टिल हो जाता।
एक और थ्योरी ये कहती है कि अगर वो चांद पर गए हैं तो फिर जो तस्वीरें उन्होंने बनाई हैं उनमें स्टार्स क्यों नहीं नजर आ रहे? अच्छा, इसका भी बहुत एक सिंपल सा जवाब है कि जब मून लैंडिंग हुई थी वो दिन के टाइम हुई थी, जब सन की रोशनी जो थी वो मून के सरफेस पे डायरेक्ट पड़ रही थी। इसी वजह से उनके जो स्पेस सूट्स थे वो भी काफी चमक रहे थे और उस टाइम के कैमरास भी कोई इतने हाई प्रोफेशनल नहीं थे। वैसे आज भी 53 इयर्स बाद भी अगर आज के कैमरास हम चेक करें तो उनमें भी रात के टाइम में ली गई फोटो जिसमें फ्लैश ऑन होगा उसमें आपको स्टार्स नजर नहीं आएंगे। तो फिर उन शेडोज के बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि इस तरह की शेडोज तो हमें हॉलीवुड की फिल्म में मिलते हैं जहाँ पे बहुत सारे सोर्सेज ऑफ लाइट्स होते हैं। अच्छा, इसका भी एक बड़ा सिंपल सा आंसर है। मैंने पहले भी बताया था कि जो मून लैंडिंग हुई थी वो दिन के टाइम हुई थी। सूरज की रोशनी जो थी वो चांद पर डायरेक्टली पड़ रही थी, जिसकी वजह से मून भी एक कंप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ लाइट बिहेव कर रहा था। इस वजह से जो लाइट थी वो स्कैटर हुई और शैडोज थोड़ी अजीब लगी। तो जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बज़ एल्ड्रिन की पिक्चर क्लिक की है उसमें उनका रिफ्लेक्शन भी नजर आ रहा है, तो उनके हाथ में कोई कैमरा तो नहीं है, तो फिर वो पिक्चर उन्होंने कैसे क्लिक की? अच्छा, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, क्योंकि कैमरा उन्होंने हाथ में नहीं था उठाया हुआ, वो कैमरा उनके सूट में माउंटेड था, जिसकी वजह से सारी पिक्चर्स क्लिक हो रही थी। इन सब फर्जी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से अगर हम हटकर बात करें तो ऐसा नहीं था कि हर कोई नासा की इस अचीवमेंट पर तालियां बजा रहा था, बल्कि बहुत सारे लोग नासा को और अमेरिकन गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। जनवरी 1962 में न्यूयॉर्क टाइम्स में एक आर्टिकल पब्लिश किया जाता है जिसमें लिखा होता है कि जितना पैसा नासा चांद पर जाने में खर्च कर रहा है इतने में 120 आवर सेल यूनिवर्सिटीज भी खोली जा सकती हैं। मेन पॉइंट ये था कि यूएस में इतने प्रॉब्लम्स हैं इनकम इनइक्वालिटी और एजुकेशन के, तो ये पैसा उन पर खर्च क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ये बेहतर नहीं कि यूएस की हर स्टेट में एक यूनिवर्सिटी खोल दी जाए? अच्छा, उस मून लैंडिंग के बाद टेक्नोलॉजी ने बहुत तेजी से ग्रोथ किया, लेकिन दिसंबर 1972 में नासा एक आखिरी मिशन करता है अपोलो 17 और उसके बाद इस मिशन को रोक दिया जाता है और आज तकरीबन 50 सालों तक ऐसा कोई मिशन नहीं किया गया। ये इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि नासा के ये प्रोग्राम जो है ये कितने एक्सपेंसिव है। इसमें उस वक्त 4 लाख इंजीनियर्स ने, साइंटिस्ट ने और टेक्नीशियंस ने काम किया था, लेकिन उस वक्त इसका बजट था $24 बिलियन, जो आज के वक्त में तकरीबन $100 बिलियन है। दिसंबर 2017 में डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि वो इंसानों को दोबारा चांद पर भेजेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना प्रोग्राम चेंज किया और कहा कि नासा को चांद से ज्यादा मार्स पे फोकस करना चाहिए। हमने पूरी कोशिश की कि अपोलो 11 के बारे में जितनी डिटेल्स है वो हम आपको प्रोवाइड करें। अगर आपका अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने मिशन अपोलो 11 का पार्ट 1 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जाके देखिए। और अगर आज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स और शेयर भी जरूर करें। साइनिंग ऑफ।